नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका एचएसएससी एग्जाम क्रैकर पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए और शानदार करने के लिए ग्रुप नंबर 56, 57 से रिलेटेड ग्रुप नंबर 56 और 57 से रिलेटेड आपकी तैयारी के लिए लाइफ इंश्योरेंस पार्ट 2 क्लास नंबर 5 फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस से रिलेटेड पांचवी क्लास ही रहने वाली है, जिसमें आज हम लाइफ इंश्योरेंस का ही टॉपिक करेंगे। पार्ट 2 का मतलब क्या है भाई कि पार्ट 1 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हम पार्ट 1 कवर कर चुके हैं, उसको कंप्लीट करके फिर इसको देखिएगा, तभी आपको ये वाला पॉइंट समझ में आएगा, इस पार्ट को समझ पाएंगे आप। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा पार्ट 2। ठीक है जी। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि hsscexamcracker.com हमारा मॉक टेस्ट देने का अपना वेब पोर्टल है। ठीक है, क्या है? अपना वेब पोर्टल है। और वेब पोर्टल का मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे आप जाके एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, अपने एग्जाम को बेहतरीन तरीके से तैयार करके अच्छे से प्रिपेयर करके अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, और अपने एग्जाम को बिल्कुल पेपर को ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे आपके सामने पेपर ही है। और ये मूल्यांकन करना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा आपकी तैयारी है कैसी, किस दिशा में जा रही है। तो ये आपके लिए ज़रूरी है। और सेम चीज़ आपको एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल मिल जाएगी, प्ले स्टोर ऐप पे भी अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है? एचएसएससी एग्ज़ाम क्रैकर के नाम से हमारी एप्लीकेशन है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, सभी के सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अभी रिसेंटली हमने हरियाणा जीके का एक स्पेशल बाइलिंगुअल बैच भी शुरू किया है, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको हरियाणा जीके। मैं पढ़ाऊंगा आपको हरियाणा जीके बाइलिंगुअल यानी हिंदी प्लस इंग्लिश, दोनों ही लैंग्वेजेस में। ठीक है, तो किसी को भी अगर लैंग्वेज बैरियर लगता है तो हरियाणा जीके में उसकी भी समस्या आपसे खत्म। तो ज्वाइन करना है तो वही हरियाणा जीके का बैच ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कर दो मैसेज या फिर कॉल। ठीक है, मैसेज करो या कॉल करो या व्हाट्सएप करो, कुछ भी करो, लेकिन ये नंबर है 9034 145 146। ठीक है जी, ये नंबर रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये पार्ट 2 है तो पार्ट 2 बीच में से शुरू हो रहा है। ठीक है, जैसे कंडीशंस ऑफ पॉलिसी एंड टर्म्स ऑफ पॉलिसी। अब कंडीशंस क्या है, पॉलिसी की शर्तें क्या है और शर्तें क्या होती है। अब देखो, कुछ जब भी कोई व्यक्ति इंश्योरेंस कराता है, जब भी कोई व्यक्ति इंश्योरेंस कराता है तो उसके ऊपर कुछ पॉलिसीज का निर्धारण किया जाता है, कुछ पॉलिसीज उसको बताई जाती है। पॉलिसी इन द सेंस कि भाई उस व्यक्ति को कुछ शर्तों को मानना पड़ेगा। तो वो दो तरह की शर्तें होती हैं। पहली होती है जनरल कंडीशन, यानी सामान्य स्थितियों के अंदर सामान्य स्थितियां, फिर या कह लो कि सामान्य शर्तें। ठीक है, सामान्य शर्तें। और दूसरी तरफ होता है विशिष्ट शर्तें यानी स्पेसिफिक कंडीशन। एक तो हम ये कहेंगे कि भाई हाँ, जनरल कंडीशन वो कंडीशन जो सभी को फॉलो करनी होती है, सामान्य स्थिति में है, सभी के ऊपर लागू है। और स्पेसिफिक में कौन सा आ जाता है? स्पेसिफिक में वो आ जाता है जो स्पेशल, कहीं कह लो कि एक पर्टिकुलर ये पर्सन है, इसको मानना पड़ेगा। मान लो कोई व्यक्ति ए है, उसके वो इंश्योरेंस करा रहा है। ठीक है, वो इंश्योरेंस करा रहा है और इंश्योरेंस कराते समय इसके सामने कोई खास शर्त रखी जाती है जो सिर्फ इसी व्यक्ति को माननी है और किसी को मानने की जरूरत नहीं है। तो ये किस कंडीशन में आ जाएगा? स्पेसिफिक में आ जाएगा। लेकिन ऐसी कंडीशन जो पूरी जनता पे लागू हो, वो जनरल कंडीशन, सामान्य शर्त या सामान्य स्थिति। तो जनरल कंडीशन के अंदर पहली चीज हम देखते हैं उम्र। उम्र यानी एज। एज की बात करते हैं तो एज तो देखो हर एक की रिकॉग्नाइज होती है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ समझाया था। एक होता है पॉलिसी होल्डर, ठीक है, एक होता है पॉलिसी होल्डर और एक होता है इंश्योरर, इंश्योर इंश्योर्ड इंश्योर्ड पर्सन। ठीक है, अब जो इंश्योर्ड पर्सन है वो जरूरी तो नहीं है पॉलिसी होल्डर हो सकता है मेरे फादर मेरे लिए पॉलिसी खरीद ले, मेरे पिताजी ने अगर मेरे लिए पॉलिसी खरीदी है तो मेरे पिताजी पॉलिसी होल्डर हो जाते, मैं इंश्योर्ड हो जाता क्योंकि उन्होंने पॉलिसी मेरे लिए खरीदी, तो मैं इंश्योर्ड हो गया, इंश्योरेंस तो मेरा हुआ है। ठीक है, लेकिन पॉलिसी होल्डर कौन थे? मेरे फादर थे। ऐसे ही केसेस में अगर आपकी एज को क्राइटेरिया रखा जाता है, ठीक है, एज का क्राइटेरिया रखा जाता है उम्र के हिसाब से। अब मान लो
मैं एक एज का कंडीशन है, एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई व्यक्ति है 50 साल का और वो अपनी एज का गलत इनकम प्रूफ दे देता है, 45 साल की एज दिखा देता है कि भाई मैं तो 45 का हूँ। क्यों? क्योंकि इनके जो प्रीमियम्स होते हैं ना, इनकी जो किस्तें होती हैं वो इनके एज वाइज डिपेंड करता है, हर एक फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब एज वाइज इसने कह दिया कि भाई मेरी तो एज 45 है, मेरी एज 45 है, मैं 45 के हिसाब से तैयार हूँ भाई, 45 के हिसाब से वो उसको पॉलिसी मिल गई। लेकिन बाद में पॉलिसी वालों को पता चलता है कि इसने तो हमको धोखा दिया, इसने हमको क्या दिया? धोखा दिया। इसकी एक्चुअल एज तो 50 है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पॉलिसी जो देता है कंपनी, उसके पास ये राइट होता है कि अगर आप अपनी एज की इंफॉर्मेशन गलत लिखते हैं या गलत प्रूफ देते हैं तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी तक कैंसिल कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? इंश्योरेंस पॉलिसी भी कैंसिल कर सकते हैं। और इसी कंडीशन को उम्र में कहा गया है। ठीक है। प्लस दूसरी, अगर आप पॉलिसी होल्डर बनना चाहते हो तो आपकी प्लस 18 प्लस तो एज होनी चाहिए, 18 साल से आप ऊपर होने चाहिए, तभी आप पॉलिसी होल्डर बन सकते हो, किसी के लिए पॉलिसी खरीद सकते हो। ठीक है। दूसरा, आपकी जो एज है वो एकदम सही आपको प्रूफ देने हैं, गलत नहीं देने हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा उम्र का फैक्टर। नेक्स्ट हो जाता है हमारा आत्महत्या, सुसाइडल केस। अब सुसाइडल केस में मान लो, देखो जैसे सिंपल सी बात है कि ये कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति, और वो व्यक्ति अपनी पहले कराता है अपनी पॉलिसी, और पॉलिसी करा के वो क्या कर लेता है? सुसाइड कर लेता है। ठीक है। तो सुसाइडल केस में ये कहते हैं कि भाई देखो बात सीधी सी है, सुसाइडल केस में पहले 1 साल तक, ठीक है, जब भी आप पॉलिसी करते हैं, पॉलिसी के 1 साल का टाइम होता है, 1 साल से पहले सुसाइडल केस कवर नहीं होते। अगर 1 साल के बाद कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है और इस 1 साल के दौरान उसने अपनी किस्तें टाइम पे भरी हैं, बिना किसी डिले के, बिना किसी नुकसान के उसने अगर अपनी किस्तें भरी हैं और 1 साल के बाद सुसाइड करता है तो वो कवर होता है। लेकिन 1 साल से पहले अगर सुसाइड हो जाए तो वो कवर नहीं होता। ठीक है। तो सुसाइड के केस में, आत्महत्या के केस में भी ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस है। उसके बाद कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, स्पेशल प्रोविजंस जो इंश्योरर डिसाइड करता है। अब मान लो कि दिवाली पे कोई स्कीम आ जाए, ठीक है, दिवाली पे, होली पे, ईद पे, दशहरे पे कोई स्कीम आ जाए कि भाई आपका ना जो प्रीमियम है वो 50% हो जाएगा अगर आप इन दिनों में अपनी पॉलिसी लेते हो तो एक स्पेशल प्रोविजन देते हैं, एक ऑफर की तरह दिए जाते हैं कई बार। ठीक है। वो ऑफर पे सभी पे लागू होता है। अगर मैंने ये बोल दिया ना कि भाई मेरी कंपनी 1 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में कोई पॉलिसी कराएगा उसको 20% डिस्काउंट देगी, तो मतलब वो सभी को देगी जो 1 से 10 के बीच में आएगा। ये नहीं है कि भाई कोई 1 से 10 के बीच में नहीं आ रहा है तो उसको एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाए, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट होगा, सभी का सेम ट्रीटमेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट नॉन डिस्क्लोजर। नॉन डिस्क्लोजर का मतलब क्या है? अब देखो ये आता है सेक्शन 45 ऑफ द एक्ट 1938। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन छुपानी नहीं है। सेक्शन 45 नॉन डिस्क्लोजर एक्ट की बात करता है। नॉन डिस्क्लोजर एक्ट यानी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो आपने शेयर नहीं की, जो आपने शेयर नहीं की बीमा कंपनी के साथ। ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है, ठीक है, प्लस ड्रिंक भी करता है, तो उसके मरने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा है एज पर द जनरल पर्सन, सामान्य व्यक्ति जो नॉन स्मोकर है, नॉन ड्रिंकर है, इसके मरने के चांसेस क्या होते हैं? थोड़े ज्यादा होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई इंश्योरेंस, कोई व्यक्ति बीमा करवा ले कि भाई मैं तो स्मोकिंग करता ही नहीं, मैं तो ड्रिंकिंग करता ही नहीं, मेरी हेल्थ तो बिल्कुल फिट फिट है। ठीक है। बाद में पता लगे उसको शुगर है, डायबिटिक है वो, या फिर कह लो कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम है या कुछ और भी है, दिक्कत है, तो टाइम टू टाइम मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह कर, मेडिकल उसकी जांच करवाई जाती है। ठीक है। या स्मोकिंग या ड्रिंकिंग से रिलेटेड अपनी पहले ही उसको बातें बतानी पड़ेंगी, भाई ऐसी ऐसी बात है, मैं स्मोक भी करता हूँ, मैं ड्रिंक भी करता हूँ, उसके बाद तुम्हारी जो किस्तें बनती है वो ले लो। ठीक है। तो सारे कुछ पहले से डिस्क्लोज होते हैं, और जो चीजें डिस्क्लोज नहीं की होती है उनके ऊपर स्पेशल रेगुलेशंस बने हुए हैं अंडर सेक्शन 45 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। 1938 के इंश्योरेंस एक्ट के अंदर ये स्पेशली कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम और डिटेल में जाए, और डिटेल में, तो और डिटेल में आपको नोटिस की मिलेगा भाई। अगर देखो इंश्योरेंस कंपनी वालों को कोई काम है तो वो आपको नोटिस देंगे। अगर इंश्योरेंस कंपनी वालों को आपका मेडिकल चेकअप कराना है,
इंश्योरेंस कंपनी वालों को आपको किस्त का नोटिस भेजना है कि भाई आपकी किस्त आने वाली है, आपको कोई समस्या होने वाली है भाई, या आपको आपका मैच्योरिटी पीरियड नजदीक आ चुका है, अभी जल्दी आपको क्लेम मिलने वाला है। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नोटिस इंश्योरेंस कंपनी वाला आपको भेजेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब अपने अंदर दबा के बैठा रहेगा, कोई बात नहीं इसका क्लेम मिलने वाला है इसको दबा लो, क्या पता अगले को याद ही ना हो, ठीक है, हमारा पैसा बचता है, ऐसा नहीं होता। ये प्रॉपर नोटिस भेजेंगे, वो नोटिस आपको मेल के थ्रू भी भेज सकते हैं, ठीक है, मेल के थ्रू भी भेज सकते हैं, पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं, आपको कॉल भी की जा सकती है, मैसेज भी आ सकता है, कोई भी तरीका हो, आपको नोटिस प्रॉपरली आपको पहुंचेगा, आपको रिसीव होगा, तभी ये अपनी कार्रवाई कोई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड फोर्टिफिकेशन एंड कैंसिलेशन। अगर मान लो आपको एक ऐसा टाइम आता है, आप ये कहते हो कि भाई मैंने, ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि भाई मैंने मेरी पॉलिसी खत्म करनी है, ठीक है, या मैं कह लूँ कि मैं पॉलिसी, अपनी पॉलिसी को कैंसिल करना चाहता हूँ। तो ये पॉलिसी खत्म करने का जो एक्ट है, ठीक है, इंश्योरेंस एक्ट में ये भी मेंशन है कि आप अपनी पॉलिसी को खत्म कर सकते हो, बट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ पॉलिसी। लेकिन कब? कम से कम 2 साल की पॉलिसी हो जाए उसके बाद आप उस पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हो। एक होता है कैंसिलेशन और एक होता है विड्रॉल, ठीक है, एक होता है कैंसिलेशन, एक होता है विड्रॉल। कैंसिलेशन होता है 2 साल के बाद, 2 साल के बाद, ठीक है, 2 साल का टाइम चाहिए कैंसिलेशन के लिए। लेकिन विड्रॉल के केस में क्या होता है, अगर मान लो मैंने पॉलिसी ली, मुझे अच्छा नहीं लगा 10-15 दिन के अंदर, तो 15 दिन के अंदर मैंने वो पॉलिसी विड्रॉ कर ली, ठीक है, वो एक अलग केस है। कैंसिलेशन अलग केस है, कैंसिलेशन में बिल्कुल आप जड़ से उस पॉलिसी को ही खत्म कर रहे हो। तो इस केस में कम से कम आपकी 2 साल की पॉलिसी, 2 साल की पॉलिसी होनी चाहिए, 2 साल की आपकी किस्तें विस्तें भरी हुई होनी चाहिए, तब आप पॉलिसी को कैंसिल करवा सकते हो। ठीक है, 2 साल से पहले नहीं। इसके अलावा आपको पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन भी मिल सकता है, ऋण भी मिल सकता है। जो पॉलिसी के अंदर शर्तें लिखी होती हैं, उन शर्तों के बेसिस पे आपको लोन दिया जा सकता है। ठीक है, आमतौर पे जो लोन मिलता है वो बंदोबस्त पॉलिसी के अंदर मिलता है, किसमें? एंडोवमेंट पॉलिसी, जो बंदोबस्त होती है, जो पहले से फिक्स होती है, और जो इंश्योरर होता है ना, इंश्योरर, वो भी लोन दे देता है। ठीक है, इंश्योरर जो जिसने इंश्योरेंस किया, जो कंपनी इंश्योरेंस की है, वो भी आपको लोन दे देती है। अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आप लोन अप्लाई करते हो, तो ये इंश्योरर कंपनी आपको लोन कर देती है, और अप टू 85-90% तक का लोन अमाउंट, जितना भी आपके उसमें मेंशन्ड है कि भाई इतना क्लेम आपको मिलेगा, उससे 90% तक मिल जाता है आराम से। ठीक है, ये 90% वाला जो कंसेप्ट है, ये आगे भी पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट आता है हमारा फ्री लुक पीरियड। अब फ्री लुक पीरियड क्या है? फ्री लुक पीरियड वही है जहां पे आप 15 दिन के अंदर अंदर अपनी पॉलिसी को रिटर्न करके अपने पैसे वापस ले सकते हो। ठीक है, ऐसा पीरियड, ऐसा टाइम समय जिसके अंदर आप ये कहो कि भाई हमने तो पॉलिसी, देखो मैंने ये पॉलिसी ली थी, लेकिन मुझे ये पॉलिसी ठीक नहीं लग रही है और मुझे ये पॉलिसी पसंद नहीं आई, मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। क्या है? मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं इस पॉलिसी से। तो 15 दिन के अंदर भीतर आप उस पॉलिसी को अनुरोध करके रिटर्न कर सकते हो और अपने पैसे वापस ले सकते हो। ठीक है, असाइनमेंट एंड नॉमिनेशन, आप किसी और के लिए पॉलिसी ले रहे हो या किसी और को नॉमिनेट नॉमिनेट कर रहे हो, या ठीक है, या उसके लिए एलिजिबिलिटी, पात्रता, अगर कोई ये कहे कि भाई मैं पॉलिसी दूंगा 18+ एज वाले बच्चे को, ठीक है, जो 18 साल से बड़ा होगा उसी का बीमा कर सकते हैं हम। तो कोई आ जाए 4 साल के बच्चे का बीमा कराने, 4 या 5 साल के बच्चे बच्चे का बीमा कराने, तो उसको नहीं मिलेगा ना। एलिजिबिलिटी तो सबके लिए सेम होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी यानी पात्रता, ठीक है, इससे वो शब्द याद आ गया मेरे को, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीईटी। ठीक है, अपने आज तक जूझ रहे हैं उस बेचारे सीईटी से। तो नेक्स्ट होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन यानी चिकित्सक परीक्षण। अब देखो, जब भी इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी बेचती है, तो वो मेडिकल चेकअप कराती है, जिस भी व्यक्ति का वो इंश्योरेंस करवा रही है ना, मेडिकल चेकअप कराती है, और वो भी अपने ही पैनल के सब्सक्राइब डॉक्टर से। कई बार बाहर के डॉक्टर्स को भी बोल देते हैं ठीक है आप वहां से मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करा दो, लेकिन खुद के पैनल से ये ज्यादा भरोसा करते हैं। जो इनके पैनल पे है उस पे ये ज्यादा भरोसा करते हैं, वहीं से मेडिकल कराना ये ज्यादा अच्छा समझते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक और बात यहाँ से क्लियर बता दूं कि भाई जो ये इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं ना, यह जो मेडिकल चेकअप है, ये ऐसा नहीं कि एक लाइफ में एक ही बार करते हैं।
कि आज हमने मेडिकल चेकअप कर लिया, ये बंदा बिल्कुल फिट है, भाई ये कभी भी किसी भी टाइम आपका चेक कर, ठीक है जी। तो ये आपका कभी भी किसी समय करवा सकते हैं मेडिकल चेकअप, बीच में भी बोल सकते हैं कि भाई आपको 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद फिर से आपका मेडिकल चेकअप होगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस लेने के बाद आप रिलैक्स हो जाओ और मज्जानी लाइफ जियो, ठीक है। तो मज्जानी लाइफ नहीं जीनी है, अपनी मेहनत करते रहना है, नौकरी लगनी है ना, अभी नौकरी लगना है, परिवार पालना है अच्छे से, एक रुतबा बनाना है, अभी तो बहुत लंबी लाइफ बची हुई है अपनी, ठीक है। रिवाइवल ऑफ लैप्स पॉलिसी, यानी व्यक्तिगत पॉलिसी का पुनरुद्धार। अब मान लो मैंने पॉलिसी छोड़ दी थी, मैंने किस्तें भरनी छोड़ दी थी, उस पॉलिसी को मैं दोबारा रिवाइव कर सकता हूँ। तो उस पॉलिसी को दोबारा रिवाइव करने के लिए क्या है कि कई बार कंडीशन होती है कि भाई आप पिछले ना जितनी पिछली किस्तें किस्तें हैं, ठीक है, पिछले जितने भी प्रीमियम्स थे वो सारे वापस भर दो, ठीक है। उसके बाद आपकी पॉलिसी रिवाइव हो जाएगी। कई बार इसके प्लस प्लस में ये इंटरेस्ट भी भरवा लेते हैं कि आपको ब्याज भी भरना पड़ेगा, ठीक है। और कई बार कुछ और कंडीशन भी हो सकती है, लेकिन जिस भी कंपनी की जो भी कंडीशन होगी वो सबको सेम रहेगी, सबके लिए सेम रहेगी, सबको फॉलो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है मुद्रा, करेंसी। अब मुद्रा की बात यहाँ पे क्या क्यों कर रहा हूँ, मुद्रा की बात इसलिए, अब अब मैं कोई इंश्योरेंस करवा लूं, ठीक है, मान लो मैंने एलआईसी से इंश्योरेंस करवा लिया, और एलआईसी से इंश्योरेंस करके बोलता हूं मैं, या एलआईसी बात सुन, मेरी मैच्योरिटी टाइम तो आ चुका है, मेरा मैच्योरिटी टाइम आ चुका है, और अब जो मुझे पैसा चाहिए वो डॉलर में चाहिए, ठीक है, बिकॉज आई लव डॉलर, तो डॉलर में पैसा चाहिए मुझे, इंडियन करेंसी में, रुपीज में पैसा नहीं चाहिए। तो कंपनी वाले बोलेंगे भाई भाई साहब बात सुनो, हमारे जो इंश्योरेंस होते हैं दे आर लाइक एग्रीमेंट, हमारी जो पॉलिसी होती है एक तरह का एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट में हम क्लियर लिखते हैं कि जो आपको पेमेंट मिलेगी, जिस करेंसी में, जिस मुद्रा में मिलेगी, वो कौन सी मुद्रा होगी, वो भारतीय मुद्रा होगी। चाहे उस समय कुछ भी भारतीय मुद्रा चल रही हो, उस भारतीय मुद्रा में आपको पेमेंट की जाएगी, एक्स वाई जेड किसी और मुद्रा में पेमेंट नहीं की जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के उस समय जो मुद्रा होगी जो भारत की, उसी में आपको पेमेंट की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पेमेंट ऑफ क्लेम, दावे का भुगतान। अब दावे का भुगतान करने के लिए, अब मान लो किसी ने क्लेम किया कि भाई मेरा मैच्योरिटी टाइम आ गया है, या मेरे फादर की मदर की जिसकी भी पॉलिसी थी, मैं नॉमिनी था, मेरे उनकी डेथ हो चुकी है, अब उनकी पॉलिसी के बेसिस पे मैंने क्लेम डाला है और मुझे पैसा मिलना चाहिए। तो इनका टाइम पीरियड होता है कि भाई इनको 30 दिन के अंदर क्लेम देना है, या 45 दिन के अंदर क्लेम देना है, कितने दिन में क्लेम देना है, कैसे देना है, कि ऑनलाइन पेमेंट से देना है, यूपीआई से देना है, या कैश में देना है, या बैंक के थ्रू ट्रांसफर करना है, या ये चेक के थ्रू ट्रांसफर करेंगे, ये सारी चीजें इनके अंडर में सबके लिए रूल्स रेगुलेशन सेम होती है। ऐसा नहीं कि भाई मेरे को तो चेक से कर दी, आपको कैश में कर दी, सबके लिए सेम रूल्स रेगुलेशन। अगर डॉक्यूमेंट्स खो जाएं, अगर आपके दस्तावेज खो जाएं, या डॉक्यूमेंट के भुगतान के लिए जब ये आप जाते हो तो ये आपसे सारे डॉक्यूमेंट भी मांग सकते हो, ठीक है, कि आप नॉमिनी हो, आप आपका एड्रेस प्रूफ दिखाओ, आप आपकी आईडी दिखाओ, ये सारी चीजें पेमेंट ऑफ क्लेम में ही आती हैं, ठीक है। उसके बाद लॉस ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट, यानी अब अगर मान लो आपके कागज खो गए, ठीक है, आपके कागज ही खो गए जहां से आपको क्लेम करना था, लेकिन मुझे पता है कि एलआईसी में मेरा ये था, एलआईसी में मेरे फादर ने पॉलिसी करा रखी थी, तो मैं एलआईसी में जाऊंगा और मेरे पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स निकलवा सकता हूँ। हो सकता है ये थोड़ी बहुत फीस लें, उस पर 10 20 जो 50 जो भी इनकी फीस बनती है वो ये ले लेंगे, लेकिन मुझे मेरे कागज तो दे देंगे, और उस कागज के बेसिस पे फिर मैं क्लेम ले सकता हूँ, ठीक है। अगर मान लो कंपनी मुझसे आनाकानी करने लग जाए, अगर मुझसे कंपनी आनाकानी करने लग जाए और बोले कि सर नहीं सर आपका क्लेम नहीं बनता है, या आप सही बंदे नहीं हो, आपको क्लेम नहीं मिलेगा, तो मैं किसकी सहायता लूं कि जो मुझे क्लेम दिलवा दे, वो कौन होगा, लोकपाल, जिसे कहते हैं ओम्बड्समैन, ठीक है। लोकपाल ओम्बड्समैन, इसका एक काम ही यही है कि ये इंश्योरेंस कंपनी और जो इंश्योरर है, जो इंश्योर्ड और इंश्योरर है, उनके बीच में बैठ के आपस में समझौता कराने का काम करता है। उसके बाद भी अगर बात नहीं बन रही तो भाई कोर्ट तो खुला है ही, गवर्निंग लो, शासन वाली जो शासी कानून है वो तो खुले पड़े हैं। जब मर्जी जाओ कोर्ट में चले जाओ, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अवेलेबल है आपके पास। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है, तो शासी कानून है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पेसिफिक कंडीशन, विशिष्ट शर्तें।
अब देखो स्पेसिफिक कंडीशन एक जगह लिखनी पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि हर केस में स्पेसिफिक कंडीशन अलग अलग हो सकती है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। तो भाई ये चीज एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, केवल विशिष्ट शर्तें बताई जा सकती कि भाई हर व्यक्ति के लिए अलग अलग शर्त होगी, हर जगह हर कंडीशन के हिसाब से अलग अलग शर्त होगी, उसके हिसाब से उसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडीशन, विशिष्ट शर्त। ठीक है, और विशिष्ट शर्तें अलग अलग होती है। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी, यानी नीति का समुन्देशन। समुन्देशन का मतलब भाई क्या है, असाइनमेंट ऑफ, अब किसी का टाइटल ट्रांसफर करना है, मैं पॉलिसी किसी और के नाम ट्रांसफर करना चाहता हूँ, मैं मेरे अधिकार किसी और को देना चाहता हूँ, मैं मेरी संपत्ति किसी और को देना चाहता हूँ, ठीक है, या ब्याज का एक व्यक्ति से दूसरे ब्याज के ऊपर हस्तांतरण करना चाहता हूँ कि भाई आज से ये ब्याज की रकम मुझे ना मिले, मेरे बड़े भाई छोटे भाई इनको दिया जाए, मेरे फैमिली को दिया जाए। तो जब मैं अपनी पॉलिसी का ट्रांसफर करता हूं, अपने अधिकारों का ट्रांसफर कर रहा हूं, उसे क्या कहते हैं, नीति का समुन्देशन। नीति का समुन्देशन या फिर असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी। ठीक है, जो व्यक्ति ट्रांसफर करता है पॉलिसी को उसे क्या कहते हैं, असाइनर कहते हैं। जो व्यक्ति पॉलिसी को ट्रांसफर करता है उसे असाइनर कहते हैं। ठीक है, समूनुदेशक कहते हैं। और जिसके नाम पर पॉलिसी ट्रांसफर होगी उसे क्या कहेंगे, असाइनी। ठीक है, समूनुदेशिती असाइनी। ठीक है, और जनरली जो असाइनमेंट होता है वो एक तरह का सिक्योरिटी होता है लोन के अगेंस्ट में। असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी क्यों की जाती है, मान लो मैं अपनी पॉलिसी पे लोन लेने चला गया, ठीक है, मैंने अपनी पॉलिसी पे लोन लेने चला गया और मुझे लोन मिल भी गया, लेकिन मुझे गारंटी के तौर पे मांग लिया कि भाई कल ना मान लो अगर आपको कुछ हो जाता है तो इस लोन के लिए गारंटी कौन देगा। आप आपके बाद किसी को तो ये पॉलिसी असाइन करके जाओ जो हमारे साथ जाके कोर्ट में खड़ा हो जाए और हमें क्लेम दिलवा दे। ठीक है, तो कोई एक असाइनी चाहिए होता है, जो असाइन करता है उसे असाइनर कहते हैं, जिसको पॉलिसी दी जाती है उसे असाइनी कहते हैं। समूनुदेशक जो जिसको जो पॉलिसी असाइन कर रहा है, ठीक है, और समूनुदेशिती जिसको देनी है पॉलिसी, जिसको पॉलिसी मिलेगी। अब टाइप्स ऑफ असाइनमेंट दो तरह के होते हैं, दो तरह के टाइप्स ऑफ असाइनमेंट होते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट असाइनमेंट, यानी पूर्ण असाइनमेंट, पूर्ण रूप से। इसके अंदर जो पॉलिसी है वो होल्ड करता है असाइनी, कंप्लीट राइट्स उसको मिलते हैं, सभी तरह के अधिकार मिलते हैं, सभी तरह के जो फेवर्स, सभी तरह के जो पॉलिसी धारक के पक्ष में जितने भी फेवर्स हैं, जितने भी अधिकार हैं, पूर्ण रूप से सारे के सारे ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, अगर इन केस असाइनी डेथ हो जाए मैच्योरिटी से पहले, तो जितनी भी मैच्योरिटी अमाउंट है वो किसको मिलेगी, लीगल हायर असाइनी को मिलती है। ठीक है, तो कहने का मतलब जितने भी अधिकार हैं, जो भी शर्तें हैं, जो भी रेगुलेशंस है, सब के सब जब ट्रांसफर होते हैं उसे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट असाइनी। उसके बाद आता है कंडीशनल असाइनी, सशर्त असाइनी। अब कंडीशनल असाइनमेंट इज दैट असाइनमेंट इन विच द लिटिल टाइटल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी ऑटोमेटिकली रिवर्ट बैक टू असाइनर ऑन द ऑक्रेशन ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशन। अगर मान लो, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने अमेरिकन मूवीज वगैरह में या हॉलीवुड मूवीज में कई बार देखा होगा कि भाई एक एक गरीब सा बच्चा है, उसका एक गरीब सा बच्चा है, उसकी पॉलिसी उसके लिए उसके दादा परदादा, उसको नहीं पता कौन है भाई, लेकिन वो लाखों करोड़ों की संपत्ति छोड़ जाते हैं, लेकिन उसको पाने के लिए उसके सामने कुछ शर्तें रख देते हैं कि भाई आपको 1 महीने तक ये काम करना पड़ेगा, 2 महीने तक ये काम करना पड़ेगा, या 1 साल तक ये फलाना दिगड़ा काम करना पड़ेगा, और अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि वहां पे शर्त रखी गई है, और ऐसी ही शर्त की बात होती है कंडीशनल असाइनमेंट में। यानी कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर आपकी शर्त पूरी नहीं हुई तो वो पॉलिसी वापस रिवर्ट होकर किसके पास चली जाएगी, असाइनर के पास। मैंने अभी दो व्यक्ति बताए ना, एक असाइनर और एक असाइनी। अगर असाइनर ने असाइनी को पॉलिसी दे दी और अपनी पॉलिसी दी है कुछ शर्तों के ऊपर, और वो शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वापस असाइनर के पास चली जाती है वो पॉलिसी। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं,
सशर्त असाइनमेंट कहते हैं, ठीक है, जिसे पॉलिसी में शीर्षक अधिकार का ब्याज के स्वचालित रूप में कुछ निर्दिष्ट शर्तों को घटित होने पर असाइनर को वापस लौटा दिए जाते हैं। जैसे असाइनर की मृत्यु पहले असाइनी की मृत्यु हो जाए। अब मान लो जिसके नाम पे पॉलिसी ट्रांसफर की है या जिसको दी है उसकी डेथ पहले हो गई, तो वापस पॉलिसी आ जाएगी उसी असाइनर के पास। या डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले ही ऐसा कोई कोई और दुर्घटना हो जाए तो असाइनर के पास वापस आ जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट है नामांकन, असाइनी। अब ये नामांकन की बात कर रहे हैं भाई, तो नामांकन में आप नॉमिनेशन को अच्छी तरह समझ चुके हैं। नॉमिनेशन क्या होता है? अब नॉमिनेशन में पॉलिसी धारक के पास कुछ अवधि तक अपनी मृत्यु की स्थिति में कुछ निश्चित राशि का दावा करता है। और दावा करता कौन होता है? नॉमिनी होता है। ठीक है। पॉलिसी होल्डर अपॉइंट करता है नॉमिनी को। कौन अपॉइंट करेगा? पॉलिसी होल्डर करेगा। ठीक है। और पॉलिसी होल्डर एक से ज्यादा नॉमिनी भी बना सकता है और केवल एक को भी बना सकता है। और ये सारी बातें कहाँ लिखी गई है कि पॉलिसी होल्डर को एक नॉमिनी देना होगा, एक डेट ऑफ मैच्योरिटी तक उसको रुकना पड़ेगा, या उससे पहले पहले वो चेंज भी करा सकता है, बता भी सकता है। ये सारी बातें बीमा अधिनियम एक्ट या बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 यानी आर्टिकल 39 के अंदर 39 में बताया गया नॉमिनेशन के बारे में। ठीक है, सेक्शन 39। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम यानी बीमा का प्रीमियम। अब बीमा का प्रीमियम जो है भाई देखो, यह वह राशि होती है जो बीमा धारक को या पॉलिसी धारक को बीमा कवर के रूप में देनी पड़ती है इंस्टॉलमेंट्स में, ईएमआई में देनी पड़ती है, ईएमआई के तौर पे इंस्टॉलमेंट्स में देनी पड़ती है। अब यहाँ पे विकिपीडिया ने भी यही कहा है, विकिपीडिया या इंसाइक्लोपीडिया ने के अंदर एक यही कहा है कि बीमा कवरेज के लिए जो निश्चित राशि प्रदान की जाती है उस धनराशि को प्रीमियम कहते हैं। ठीक है। तो हमें ये तो पता है प्रीमियम ये होता है। और कुछ लेकिन एक्चुअल में जो बीमा शब्द है, बीमा का ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रीमियम का या इंश्योरेंस प्रीमियम का वास्तविक नाम क्या है, तो वास्तविक नाम इसका है कार्यालय वार्षिक प्रीमियम यानी ऑफिस ईयरली प्रीमियम, इसका वास्तविक नाम है। किसके हिसाब से? इरडा, IRDA, IRDA के अनुसार इसका जो नाम है वो क्या है? कार्यालय वार्षिकी प्रीमियम है। ठीक है। हम नॉर्मल भाषा में इसे प्रीमियम कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम ये होता है और ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है रिवाइवल ऑफ पॉलिसी यानी नीति का पुनरुद्धार। अब नीति को मतलब अब मान लो पॉलिसी ड्रॉप हो गई, अब उसको दोबारा जिंदा करना है। ठीक है, पुनरुद्धार करना, उसका दोबारा पुनर्जागरण करना। भाई फिर से पॉलिसी चाहिए हमें। पॉलिसी थी, मैंने पॉलिसी ली, मैंने किस्त देनी बंद कर दी। अब एक टाइम ऐसा आया भाई मुझे उस पॉलिसी की दोबारा जरूरत है, तो मुझे जाना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी के पास। और इंश्योरेंस कंपनी मुझे जो बोलेगी, जो शर्तें अपने सामने रखेगी रिवाइवल की, वो शर्तें मुझे माननी पड़ेंगी। और यही शर्तें ये बता रहे हैं कि भाई जो इंश्योर फेल हो जाता है अपना प्रीमियम ग्रेस पीरियड के अंदर, अपना प्रीमियम नहीं दे पाता। अब ग्रेस पीरियड क्या होता है? यहाँ पे ना एक शब्द है ग्रेस पीरियड। अब ग्रेस पीरियड के बाद है ना क्या बोलता है कि भाई एक मान लो मैं खुद गया इंश्योरेंस कंपनी में। कहाँ गया? इंश्योरेंस कंपनी में गया और मैंने अपना बीमा करवा लिया। ठीक है, मैंने अपना बीमा करा लिया और बीमा कंपनी ने मुझे ये बोला कि सर आपको कम से कम 6 महीने किश्त भरनी पड़ेगी अगर आपको आपका पैसा वापस चाहिए तो। ठीक है, मान लो मैं 10 साल का बीमा भी कराऊं तो वो बोले कि कम से कम 6 महीने, तो ऐसा रेगुलरिटी से पहले 6 महीने आपको किश्त भरनी पड़ेगी, आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। और मान लो चलो पहले बाद में बताऊंगा इस चीज को, पहले इसी को समझो। तो मैं मुझे जो 6 महीने जो मुझ पे कंपल्शन डाली गई है कि ये 6 महीने तो मुझे किश्तें भरनी ही हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको ग्रेस पीरियड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्रेस पीरियड कहते हैं। और इस ग्रेस पीरियड को हिंदी में क्या कहेंगे? इस ग्रेस पीरियड को हिंदी में अनुग्रह अवधि कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो पॉलिसी की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो अनुबंध के हिसाब से, नियम के हिसाब से फिक्स हो जाती है
कि अगर रिवाइव करना है तो कैसे करना है, ये सारी चीजें पहले से डिस्कस कर ली जाती है। ठीक है, अगर पॉलिसी ना भरी गई या ग्रेस पीरियड में आप पेमेंट नहीं जमा कराते तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, यानी लाभ और हानि के लाभ और हानियां सब की सब पहले से बता दी जाती है कि भाई आपको क्या नुकसान होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, तो रिवाइवल का मीन्स यही है कि पॉलिसी धारक को प्रीमियम का भुगतान वगैरह करना पड़ता है और उसके बाद वो अपनी पॉलिसी को रिवाइव कर सकता है। ठीक है, रिवाइवल पॉसिबल होती है जब ओनली व्हेन, जब एरियर ऑफ प्रीमियम इज पेड, जब आप जितना भी पिछला एरियर है या पिछला बकाया भुगतान है वो सारा कर दें, और ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अश्योर्ड बिफोर द मेजोरिटी, और लाइफ में दोबारा या केवल बीमित व्यक्ति के जीवन काल के दौरान ये हो सकता है जिसका बीमा हुआ था। ठीक है, अब मान लो मैं नॉमिनी हूं और मैं बीमा पॉलिसी रिवाइव करवाने चला गया एक ऐसे व्यक्ति की जो मर चुका है, तो वो नहीं हो सकती। बीमित व्यक्ति को जीवित होना जरूरी है। ठीक है, बीमित व्यक्ति को जीवित होना जरूरी है और पिछले जितने भी प्रीमियम्स थे उन सबको एक साथ भरना पड़ेगा। ठीक है, ये कंडीशन होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। इसके बेसिस पे आपको लोन भी मिल सकता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, इसके बेसिस पे लोन भी मिल सकता है, पहले भी बता चुका हूँ ये लोन वाला। अब लोन के अंदर, अब मान लो पॉलिसी सरेंडर कर देते हो, जो पॉलिसी सरेंडर वैल्यू होती है कि भाई आपको फाइनली अगर आप पॉलिसी सरेंडर करते हो तो आपको कितना पैसा मिलेगा। मान लो मैं 1 करोड़ की पॉलिसी लेता हूँ लेकिन मेरी पॉलिसी सरेंडर वैल्यू, अगर मैं पॉलिसी छोड़ देता हूँ तो 20 लाख रुपए है, कि मुझे 20 लाख रुपए मिल जाएंगे अगर मैं अपनी पॉलिसी बीच में छोड़ता हूँ तो। ठीक है, तो 20 लाख रुपए तक की वैल्यू, ये क्या है, सरेंडर वैल्यू है। यहाँ तक इसके ऊपर मेरे को, इस 20 लाख की गारंटी के ऊपर मेरे को लोन मिल सकता है। ठीक है, और जनरली ये जो लोन है वो खुद एंडोमेंट पॉलिसी के ऊपर मिलता है, बंदोबस्त पॉलिसी के ऊपर मिलता है, जैसे पहले पढ़ चुका हूँ, आज ही की क्लास में बता चुका हूँ। और ये जो लोन है ये इंटरेस्ट सहित चुकाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि बिना ब्याज के आपने, आप तो हमें पैसा दे रहे हो तो बिना ब्याज के दे दें। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास भी आप गिरवी रख सकते हो। 90% की अमाउंट तक आपको बोनस के मिल सकता है, या पेड अप पॉलिसीज के अंदर आपको 85%, पेड अप पॉलिसी के अंदर 85%, बोनस के अंदर 90% और मैक्सिमम अमाउंट है। LIC जो खुद लोन देता है वो उसके ऊपर 9% इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। ठीक है, और ये इंटरेस्ट रेट हाफ ईयरली, यानी 6 माही होता है, 6 माही, 6 माही यानी 6 बाई एनुअली, इसको बाई एनुअली भी बोल सकते हैं। ठीक है, 9% इंटरेस्ट पर एनम और इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे होता है। तो लोन गारंट किया जाता है मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, और ज्यादा से ज्यादा 6 महीनों के लिए लोन देता है LIC। ठीक है, नेक्स्ट होता है बोनस बख्शीश। अब बख्शीश के बारे में, बोनस के बारे में अच्छे से अगर हम डिटेल में जाएं तो दो तरह की पॉलिसीज होती है बोनसेस में। एक एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें हमें प्रॉफिट होगा, एक ऐसी पॉलिसीज होती है जिसमें हमें प्रॉफिट नहीं होगा। तो जिसमें प्रॉफिट होगा उसके अंदर मुनाफे वाली जो पॉलिसी है उसकी जो पारंपरिक योजनाएं हैं जिन पर कंपनी के अधिशेष या लाभ वितरित करते हैं, जिसके ऊपर मान लो देखो कंपनी है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, उसने अपने जो डिविडेंड्स थे, डिविडेंड्स का मतलब क्या होता है, लाभांश। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, लाभांश होता है। अब कंपनी ने अपने लाभांश बांट दिए, उसके बाद अपने डिविडेंड वगैरह बांट चुका है, उसके बाद उसके जो खर्चे थे वो भी सारे कर दिए, सब कुछ होने के बाद भी कुछ अमाउंट बच जाता है अगर, जिसे हम सरप्लस प्रॉफिट कहते हैं। यानी खर्चे हो गए, सब कुछ हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया, सारा कुछ हो गया, सरकार का हिस्सा सरकार को चला गया, सारा काम हो चुका है, उसके बाद भी अगर बच जाता है, जिसे कहते हैं अधिशेष, सरप्लस यानी अधिशेष के रूप में बचा हुआ लाभ, वो वो जो कंपनी के ओनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पॉलिसी होल्डर्स के बीच में ही बांट देते हैं, जिसे बोनस कहते हैं। अब एन्युटीज इन लाइफ इंश्योरेंस, अपना अगला टॉपिक है एन्युटीज इन लाइफ इंश्योरेंस। अब एन्युटी क्या होता है, अब एन्युटी भी भाई एक तरह की बीमा उत्पाद है। एक, देखो जब भी इंश्योरेंस की हम बात करें तो इंश्योरेंस की पॉलिसी क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट होती है, अकॉर्डिंग टू विच इंश्योरेंस मेक्स अ सीरीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। भविष्य में क्या पेमेंट्स की जानी है, किस हिसाब से पेमेंट की जानी है, उसका लमसम जो हिसाब किताब होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एन्युटीज कहते हैं। भविष्य में भुगतान की एक श्रृंखला,
बीमा धारक पॉलिसी धारक को कितना पैसा देना है, कितना प्रीमियम देना है आज के साल, मतलब अब कंपनी वाले पहले से एस्टिमेट रखेंगे कि भाई 2023 में हमको कितना पेमेंट करना है, फिर 2024 में हमें कितना पेमेंट करना है। ये क्या है? एन्युटीज है, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो रेगुलेटरी बॉडी है IRDA, हर साल 22 या फिर 23, इन दो ही डेट्स में से है, 22 या 23 दिसंबर के अंदर अपनी रिपोर्ट जारी करती है। IRDA अपनी रिपोर्ट जारी करता है जिसके अंदर वो बताता है कि यह किस कंपनी ने पूरे साल में कितना भुगतान किया, हेल्थ इंश्योरेंस में कितना भुगतान हुआ, लाइफ इंश्योरेंस में कितना भुगतान हुआ, ठीक है। इसके अलावा आपको किस फील्ड में कितने लोगों ने इंश्योरेंस लिया, GDP का कितना परसेंट इंश्योरेंस के सेक्टर में इन्वॉल्व है, ये सारी रिपोर्ट IRDA अपनी रिपोर्ट देता है 22 और 23 दिसंबर की। 22-23 दिसंबर 2023 यानी 2022 तक की तो रिपोर्ट आ चुकी है अपने पास। 2000 लास्ट टाइम इसने 23 दिसंबर 2023 को रिपोर्ट जारी की थी, लेकिन ये 22 दिसंबर भी हो जाता है, कई बार 22 कई बार 23, ठीक है, 22-23 ऐसे ही रहता है। तो एन्युटीज जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है इंश्योरेंस कंपनीज की। उन्हें पता है कि भाई इस समय रिस्क वगैरह कंप्लीट हो गया और अपना आपको पेमेंट करनी है। वार्षिक और दीर्घकालिक निवेश है जो एक बीमा कंपनी द्वारा जारी किया जाता है, जो बीमा धारक को उसकी आय से बाहर रखने के लिए, जोखिम से बचाने के लिए डिजाइन किया जाता है। उन्हें पहले से पता होता है कितना पैसा लगना है, कितना देना है, तो वो पहले से ही रखते हैं, आगे फ्यूचर पेमेंट्स पे इन्वेस्ट कर देते हैं, आगे आगे से आगे पैसे को बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि उनको भी तो प्रॉफिट कमाना है ना ज्यादा से ज्यादा। अब सोच के देखो कि कोई इंश्योरेंस कंपनी आपसे आपकी पूरी जिंदगी में 1 लाख रुपए, मतलब मान लो आपकी पूरी जिंदगी में 20 लाख रुपए लेती है और आपको बदले में 50 लाख रुपए दे रही है, तो वो क्यों दे रही है? भाई किसका दिमाग फिर गया कि 20 लाख रुपए लेके किश्तों में 20 लाख रुपए लेगा और आपको एक साथ 50 लाख रुपए देगा। भाई जब आप अपना पैसा देते हो उसके पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास पैसा जाता है, उस पैसे का वो निवेश करता है। इसी से एन्युटीज भी कहते हैं कि एन्युटीज में उसको पता होता है कि कितना पेमेंट करना है, कितना नहीं करना है, ठीक है। तो अगर किसी को कंसेप्ट समझ में ना आए तो मैं दोबारा समझा दिया है। नेक्स्ट अगर क्लेम दावा, अब दावे की बात करते हैं तो दावा कौन कर सकता है? जो नॉमिनी है, ठीक है। दावे का कहना है कि यही है कि भाई कोई मूल्यवान चीज की मांग करता है और आपको लगता है कि आपका दावा सही है, तो आपका उसके ऊपर अधिकार है, ठीक है। जिसका मान लो मेरे मेरी कोई चीज है, अब मैं ये कहता हूँ कि भाई ये पेन है ना, ये पेन मेरा है, ठीक है, मैं इसके ऊपर अधिकार जमाता हूँ, ये मेरा मेरा क्लेम है कि मैं ये पेन मेरा है, ठीक है। तो मैं अपने इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ? अपना अधिकार जमा रहा हूँ। ऐसे ही बीमे के अंदर जो दावे के अर्थ होते हैं या बीमा पॉलिसी की शर्तें होती हैं, उनकी तहत एक राशि देना फिक्स होता है कि भाई हमको आप एक मैच्योरिटी टाइम पीरियड के बाद इतनी राशि देंगे। और बीमा व्यक्ति पॉलिसी प्रस्ताव फॉर्म, एक क्लेम फॉर्म भी मिलेगा। जब वो व्यक्ति जाएगा इंश्योरेंस कंपनी में, उसको एक क्लेम फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म को भर के उसको बताना पड़ेगा कि भाई मैं ये बीमा करता हूँ, इसका मैं अपना अनुबंध स्वीकार कर रहा हूँ या इस हिसाब से मेरी कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट बनती है, और वो फिर उसको मिलेगी, ठीक है। और जितनी भी लमसम अमाउंट लिखी होती है वो सारी मिलती है मैच्योरिटी पे भी और डेथ पे भी। फीचर्स ऑफ पॉलिसी क्लेम, यानी पॉलिसी जो क्लेम्स होते हैं उनके दावे क्या है, पॉलिसी के दावे की विशेषताएं क्या है। देखो, जो नॉमिनी होता है ऑफ द इंश्योर्ड मेक्स अ फॉर्मल रिटर्न टू रिक्वेस्ट इंश्योर। अब देखो ऐसा नहीं है कि भाई कहीं भी पहुंच जाएंगे, किसी को भी पैसा दे देंगे। प्रॉपर नॉमिनी को या जो नामांकित व्यक्ति है उसको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, औपचारिक तौर पे एप्लीकेशन देनी पड़ती है लिखित रूप में, ठीक है, तब उसको क्लेम मिलता है। या नॉमिनी की रकम की जो मांग कर रहा है, नॉमिनी डिमांड्स फॉर द अमाउंट, जो नॉमिनी रकम की मांग करता है तब उसको दी जाती है। और या फिर कह सकते हैं कि बीमा पॉलिसी के जो नियम और शर्तों के अनुसार मांग की गई हो, या फिर मांग की आवश्यक दस्तावेज पूरे हों, जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए डिमांड करने के लिए वो सारे के सारे सप्लीमेंटेड हो, यानी पूरक हो या पूरे हो। नेक्स्ट आता है ग्रोथ ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया। इंडिया के अंदर ग्रोथ कैसा है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का? अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो देखो 1999 तक, जब तक IRDA एक्ट नहीं आया था। कौन सा एक्ट? IRDA, इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट जब तक लागू नहीं हुआ था, तब तक आप कह सकते हो कि जो आई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कॉरपोरेशन है LIC,
तो जब आईआरडी आया है 1999 में, आईआरडी का आया एक्ट, ठीक है, इसको इस्टेब्लिश कब किया गया? सन 2000 में। 1999 में एक्ट आया, 2000 में आया। उससे पहले एलआईसी अकेली कंपनी थी, ठीक है, सरकारी भी है, एक तो सरकारी है, और लाइफ इंश्योरेंस के मामले में अकेली राजा। लेकिन सन 2000 से लेकर 2013 तक टोटल 24 कंपनी हो गई। टोटल कितनी हो गई? 24, जिसमें से एक एलआईसी और 23 कंपनी प्राइवेट। एक तो है एलआईसी और 23 हो गई प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी यानी प्राइवेट सेक्टर ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया इस सेक्टर में। 2001-2 के अंदर अगर हम बात करें तो इनका जो योगदान था वो केवल जीडीपी के अकॉर्डिंग इनका 2% का योगदान था, जो 2012-13 में ही बढ़ के 41.92% हो चुका था। तो अभी तो लगभग 50 के आसपास कह सकते हो, या नहीं नहीं, अभी 42-43 के आसपास, इतना ही 42-43% के आसपास इनका अभी है कि इन्वेस्टमेंट है अभी, ठीक है, 50 नहीं है। तो 41.92%। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी, अब देखो बिल्कुल, अब एक एक चीजें समझेंगे ध्यान से। अब आईआरडीए की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार कितने लोगों तक बीमा कंपनी पहुंच पा रही है, बीमा प्रवेश या घनत्व कितने लोगों तक हो पा रहा है, ठीक है, ये जानना हमारा जरूरी पॉइंट है, ये समझना जरूरी है। नेक्स्ट, अगर इसको समझें कि भाई इंश्योरेंस कंपनी जो है वो जो पेनिट्रेशन करते हैं, बीमा पैट अपना जो पैट बना रही है, किस लेवल तक वो पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है, उसकी वो बात है, ठीक है। तो अब क्या कहेंगे इसको कि भाई वो किस लेवल तक पहुंच गए, पेनिट्रेशन कहाँ तक है, किस डेंसिटी तक हम पहुंच गए, घनत्व क्या है। तो भाई बीमा पैट और घनत्व का कहें तो किसी क्षेत्र में, बीमा क्षेत्र में विकास के स्तर को दर्शाता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि किसी भी एरिया में इंश्योरेंस कंपनी में कितना डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में कितना डेवलपमेंट हुआ है, ये हमें इससे पता लग जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी का पेनिट्रेशन या जितनी भी मेजर परसेंटेज वगैरह की सब की जाती है, सब जीडीपी के अकॉर्डिंग की जाती है, यानी सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार की जाती है। इसके अनुसार सकल घरेलू उत्पाद, और सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है मेरे हिसाब से आप सबको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं कि एक फिक्स टेरिटरी के अंदर कितने पैसे, कितने रुपए तक की मॉनेटरी वैल्यू की वस्तुएं बनती हैं, उन सब की कीमतों का टोटल क्या कहता है, कहलाता है जीडीपी कहलाता है। तो जीडीपी के अनुसार इसको कैलकुलेट किया जाता है। 2001 के अंदर ये 2.15% ग्रोथ इसमें देखी गई थी, 2000 से 2001 एक ही साल में 2.15% ग्रोथ। उसके बाद 4.60% के आसपास ग्रोथ हो गई थी 2009 तक, ठीक है। और लेकिन अब बात करेंगे पूरे की, तो इन पेनिट्रेशन और डेंसिटी दोनों के केसेस में 2001 से लेकर 2021-22 तक का डाटा सारा दिया गया है। इससे ज्यादा लेटेस्ट डाटा अवेलेबल ही नहीं है। आईआरडीए की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वहां से ये डाटा लिया गया है, तो इससे ऊपर एडवांस लेवल की कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है ही नहीं। तो इससे ज्यादा एडवांस अभी कोई पूछा जा ही नहीं सकता। तो अभी के लिए अगर आपसे पूछ ले कि पेनिट्रेशन और पेनिट्रेशन कितना है, ठीक है, अब अगर आपसे ये बोले कि पेनिट्रेशन कितना है टोटल 2021-22 के अनुसार, तो वो है 4.2%। कितना है? 4.2% है। वहीं पे अगर आपसे बोला जाए कि डेंसिटी कितनी है, तो वो 91 हो गई है। कितनी हो गई है? 91 हो गई है, ठीक है। सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में पूछे तो 3.2 हो गई है। नॉन लाइफ जनरल इंश्योरेंस में पूछे तो 1 है। तो ये आपको कुछ डाटे 69, 22, 91 टोटल, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये लास्ट क्लास के डाटे ध्यान रख लो, ऊपर वाले भी आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बस ये लास्ट की लाइन थोड़ी ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रीमियम। प्रीमियम के केस में देखो, फर्स्ट ईयर प्रीमियम यानी जब पॉलिसी शुरू होती है तब, उसके बाद सिंगल आगे आने वाले सालों में, और फाइनेंशियल ईयर प्लस सिंगल कितना है, रिन्यूअल कितना है, कितनों ने रिन्यू कराया, या टोटल न्यू प्लस रिन्यूअल कितना है टोटल। इस साल की बात करें तो इस साल के अंदर अगर आप देखो तो टोटल टोटल
लगभग बहुत ज्यादा है भाई, 6,92,614.14 करोड़, इतना पैसा सिर्फ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर देखा गया है। और इस साल की ग्रोथ रेट क्या है, ये जो ब्रैकेट में दे रखी है ना, ये क्या है, ग्रोथ रेट है, ये कितना ग्रोथ हुआ है, तो 10.16% ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, न्यू पॉलिसीज के केस में जब नई नई पॉलिसी ली जाती है तो इसमें टोटल 3.51% ग्रोथ देखने को मिली है। और पिछले साल से इस साल पहले 281.27 करोड़ रुपए नई पॉलिसीज में इन्वेस्ट हुए थे, इस बार 291.13 करोड़, यानी डेवलपमेंट तो हो रही है, चाहे 3% ही क्यों ना हो, ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट, पेड अप कैपिटल। अब पेड अप कैपिटल कितने पैसों का भुगतान किया गया, तो 31 मार्च 2022 तक का डाटा हमें मिला है इंश्योरेंस के द्वारा। 31 मार्च 2022 तक का डाटा मिला है कि एलआईसी ने तो भुगतान किया है अब तक 6,325 करोड़ का। ठीक है, 31 मार्च 2022 तक एलआईसी द्वारा भुगतान किया गया है 6,325 करोड़। और वहीं पे 29,221.75 करोड़ का प्राइवेट सेक्टर ने किया है, और टोटल कहें तो 35,546.75 करोड़। ये बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है, ठीक है जी। तो एक्सपेंशन ऑफ ऑफिसेज की बात करें तो एक्सपेंशन का मतलब क्या है, इनके कार्यालय कहाँ कहाँ खुल रहे हैं, कितने खुल रहे हैं। तो देखो स्टार्टिंग में इनके जो कार्यालय थे बहुत कम थे, लेकिन 2007 तक आते आते कितने हो गए थे, 3,072। 3,072 से बढ़कर 2009 में कितने हो गए थे, 8,785 2009 में। फिर इनके हर साल घटने शुरू हो गए, एक बार 3,072 थे, फिर 8,785 हुए, फिर इनका डिक्लाइनिंग शुरू हो गया, घटते 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 घटते। अगर अब आज हम बात करें 2023 में, तो 2023 में इनके टोटल ऑफिस कितने हैं, ठीक है, सॉरी 2023 में इनके ऑफिस लगभग ये 3,526 रह गए थे, 3,526, और लगभग अब 5,000 के आसपास है। ठीक है, 5,000 के आसपास ऑफिस है इनके, फिर घटने शुरू हो गए। और लेकिन एलआईसी वालों के ऑफिस अभी 2023 में 2,200 2023 के अंदर 5,005, ठीक है, 5,005 इतने ऑफिसेज हैं अभी टोटल एट प्रेजेंट, लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 5,005 एलआईसी ऑफिसेज हैं। ठीक है, तो ये था आज का कंप्लीट चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और जितना हो सके भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जिस शेयर करो करा करो वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के, या ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक पहुंचा जा सके। और फिर से मैं रिपीट कर दूं, जिस बच्चे को हरियाणा जीके कंप्लीट करनी है इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम में या फिर बाईलैंग्वेज, वो कांटेक्ट करें मुझे 90 34 145 146 पे। ठीक है, 90 34 145 146 पे, ये नंबर है मेरा। इसके ऊपर जब चाहे आप कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप या मैसेज कुछ भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, शबा खैर, बाय बाय, जय हिंद।